करीब 29 मिनट राष्ट्र को संबोधित किया और उस 29 मिनट में उन्होंने 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर 30वें सेकंड पर प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। यकायक नरेंद्र मोदी जी इस देश की आधी आबादी के खैरख्वाह बनना चाह रहे हैं। सडनली महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि महिला आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। उनकी मंशा महिला आरक्षण है ही नहीं। वो महिला आरक्षण के पीछे छिपकर विभाजनकारी और अलोकतांत्रिक परिसीमन करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और किस तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हैं महिला सम्मान में, मोदी जी मैदान में, जरा पहले ये देख लीजिए। लगाइए भैया वीडियो। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीजन के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। तो यह सिर्फ बीजेपी की ही बात नहीं है, नरेंद्र मोदी के खुद के विचार, और इस पर अभी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है, मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की, झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। आज इस मंच से एक सवाल है। यह सवाल हमारे नेताओं ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। कल इसी मंच से प्रियंका जी ने यह सवाल उठाया और बार बार यह कहा कि मोदी जी आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे आरक्षण? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है
महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं। महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं। अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। तो असलियत तो यह है कि महिला आरक्षण बिल हारा ही नहीं है, वो तो संविधान का हिस्सा है। आप बात को गोल 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 घुमाने में लगे हुए हैं। असलियत यह है कि 2023 का जो महिला आरक्षण, जो नारी वंदन अभिनंदन जो बिल था, वो संविधान का हिस्सा है। 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से देश के सदन ने उसको पारित किया है। आपने उसमें कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन हटा दीजिए। महिलाओं को उनका हक दीजिए। महिलाओं के आरक्षण में रोड़ा मत बनिए, महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा मत डालिए। दिखाइए ईमानदारी और दीजिए आरक्षण, जो आप नहीं कर रहे हैं। कितना सिंपल है। आपके पास एक डोलची में 543 आम है, महिलाएं खड़ी हैं, दे दीजिए उनको 181 आम। जब नई डोलची आएगी, जब नए और ज्यादा आम आएंगे, तब मैं बांटूंगा। क्यों कंडीशन लगा रहे हैं आप? क्यों रोड़ा बन रहे हैं आप? क्यों महिलाओं को उनका हक नहीं दे रहे हैं आप? आपने लेकिन एक बात बिल्कुल सच कही। वी कैन गो बैक टू द कांग्रेस बैकग्राउंड। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। आपने कल कहा महिला अपना अपमान नहीं भूलती है, और यह आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि यह सच है। जब जब इस देश में महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, आपकी नाक के नीचे हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, आपने चुप्पी साधी रही है और आपने खड़े होने का काम परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, जो दरिंदा है, जो हैवानियत करता है, उसके साथ खड़े रहने का काम किया है। आइए गिनाते हैं आपको। मणिपुर की 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ ने नोचा, आप चुप रहे। हाथरस में एक गुड़िया को 2:30 बजे रात को केरोसिन डालकर जला दिया गया, आप चुप रहे। उन्नाव में आपके एमएलए ने बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके परिवार की हत्या की, आप चुप रहे। लखीमपुर में आपके नेता ने निर्वाचित महिला का चीरहरण किया, आप चुप रहे। इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गईं, जिस छाती पर वो मेडल लेकर आती है उनको बूटों के तले रौंदा गया, आप चुप रहे। बीएचयू में गैंग रेप करने वाले आईटी सेल के बीजेपी के लड़के पकड़े गए, आप चुप रहे। बिल्किस के दोषी जो सजा याफ्ता थे, आपकी परमिशन से जेल से निकले, आपके नेताओं ने उनको तिलक लगाया, माला पहनाई, लड्डू खिलाया, आप चुप रहे। अंकिता भंडारी के साथ जो हैवानियत हुई, पूरा का पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया न्याय की मांग करते हुए। दोषी और आरोपी बीजेपी का नेता और उसका बेटा था, आप चुप रहे। आप किस मुंह से महिला सम्मान की बात करते हैं? आपकी सरकार में एप्स्टीन का गैंग चल रहा है, एप्स्टीन गिरोह के लोग भरे पड़े हैं। उस दरिंदे से संबंध रखने वाले लोग, हरदीप पुरी जैसे लोगों को आप मंत्री पद से हटा नहीं पा रहे हैं। और असलियत तो यह है कि जो डेटा अवेलेबल है, जो चीजें अवेलेबल है पब्लिक स्पेस में, आप खुद उस दरिंदे से सलाह और मशवरा कर रहे थे। उसकी सलाह पर आप अमेरिका गए, उसकी सलाह पर आप इजराइल गए, वहां नाचे गाए, भगवान जाने क्या किया। उसने यह सारा ब्यौरा दिया है, आप चुप रहे। इस देश की महिलाएं सब देखती हैं और सब सुनती हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसे थोड़ी देवी का स्वरूप बताई जाती हैं। ये देश की महिलाएं देखती हैं कि आप कैसे चुनावी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की शीर्ष नेत्री को, जिसने अपने सुहाग को इस देश पर कुर्बान कर दिया, जो वैधव्य की पीड़ा झेल रही है, उसको आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं। इस देश की महिलाएं देखती हैं कैसे आप एक ब्याहता को, और शायद आप वैवाहिक सूत्र की पवित्रता को समझते ही नहीं है, एक ब्याहता को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। कैसे आप एक महिला सांसद की तुलना शूर्पणखा से करते हैं। कैसे आपकी घटिया गंदी सोच है, आप कहते हैं अचार के डब्बे पे महिला की फोटो लगा दो तो अचार बिकने लगेगा।
कैसे आप बंगाल जाकर एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल करते हैं, दीदी, ओ दीदी। सड़कों पर यह काम कौन लड़के करते हैं मैं यहां कहना भी नहीं चाहती हूं। इस देश की महिलाएं सब देख रही हैं, इस देश की महिलाएं सुन रही हैं कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग करता है। वो चुनावी मंच से मंगलसूत्र और बेटियों को छीन लेने की बातें करता है। बेटियां छीन जाएंगी, इसका क्या मतलब है? ये कितनी कुत्सित और गंदी सोच है, वो सब समझती हैं। तो जब आपने कहा ना मैं महिलाओं का क्षमा प्रार्थी हूं, आप वाकई महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, इतनी महिला विरोधी सोच के लिए, इतनी महिला विरोधी बातों के लिए, अपनी चुप्पी के लिए, अपने उस संरक्षण के लिए जो आपने हर बार हैवान को दिया। जब आप प्रज्वल रेवन्ना के पीठ ठोक कर कहते हैं इनको दिया हुआ हर वोट मुझे आएगा, तो आप मौन स्वीकृति उसके सामूहिक बलात्कार को, उसके मास रेप को देते हैं। माफी मांगिए आप इस देश की महिलाओं से, जरूरत है आपको माफी मांगने की। आप सच में इस देश की महिलाओं के क्षमा प्रार्थी हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपकी असलियत बयां करती हूं। ये आंकड़े मेरे पास हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये अकाट्य तथ्य है और आपकी असलियत में महिला सम्मान और महिला आरक्षण पर यहीं पर खोलती हूं। आपकी आंखों के नीचे 2,13,000 जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन थे वो बढ़कर 4,48,000 से ज्यादा हो गए। रेप के मामले 22,000 से बढ़कर 31,000 हो गए। किडनैपिंग और अबडक्शन बढ़ रहा है। आपकी 240 सांसदों में से मात्र 31 महिलाएं हैं, 12.9%, जो इस संसद के एवरेज 13.6% से कम है। आपके विधायक 1654 विधायक हैं आपके इस देश में, जिसमें से मात्र 164 ओनली 9.9% महिलाएं हैं। यह आपकी असलियत है। आपके 21 मुख्यमंत्री हैं, बमुश्किल एक महिला मुख्यमंत्री है। आपके 72 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मात्र 7 महिलाएं हैं, 10% से कम। और असलियत यह है कि आपके लॉ मेकर्स में से 5 पर सीरियस रेप के मामले हैं और उनमें से कुछ तो गृह मंत्रालय के छोटे जूनियर मंत्री बने रहे। असलियत यह है कि आपके 54 एमपी और एमएलएज सीरियस क्राइम जिसमें हत्या और बलात्कार के मामले हैं, उनका नाम वहां पर अंकित है। तो महिला सम्मान की और महिला सम्मान के पीछे छिपने का कुत्सित शकुनी चाल आप कतई मत चलिए। यह आपकी असलियत है महिलाओं को लेकर। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं। पहली बार आपके करियर में आपको मुंह की खानी पड़ी सदन के अंदर। आप एक बिल लाए और 1990 के बाद पहली बार एक संशोधन, संविधान का संशोधन बिल 1990 के बाद पहली बार लोकसभा में गिर गया और 2002 जो पोटा बिल था राज्यसभा में गिरा था, उसके बाद अब यह बिल गिर गया। मैं आपकी झुंझलाहट समझ सकती हूं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि आप जब जब विभाजनकारी अलोकतांत्रिक काम करिएगा, जो आप परिसीमन के माध्यम से करना चाह रहे थे, जो आप जातिगत जनगणना से बचकर करना चाह रहे थे, आपको समूचा विपक्ष ऐसे ही हराएगा, क्योंकि यही ये देश चाहता है। आप पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहे थे। 58 बार आपने कांग्रेस का नाम लिया। मुझे तो लग रहा था कि अगर मोदी जी के पास कांग्रेस पर बोलने को ना हो तो बेचारे बोलेंगे क्या। सदन में तो कांग्रेस के नाम की माला जपते हैं, चुनावी मंच पर तो सिर्फ कांग्रेस ही को याद करते हैं, और राष्ट्र के नाम संदेश देने जब आप आए तो उसमें भी आप कांग्रेस को ही गरिया रहे। मतलब कांग्रेस को जब आप पानी पी पी कर बोल रहे थे तो शायद आप ये भूल गए कि पंचायती राज में जिन निर्वाचित महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव गांधी जी की देन है। 73वां और 74वां अमेंडमेंट हम लाए, जिससे ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायतों में, जिला पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हुआ। 15 लाख निर्वाचित महिलाएं, जिनकी संख्या मुझे खुशी है ये कहते हुए आज 40% है। यह कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि है। और आपका सच कितना सिया है ये तो सभी लोग जानते हैं। 1989 में राजीव जी लोकल बॉडीज में महिला आरक्षण का बिल पेश करते हैं। सदन में उसके खिलाफ वोट कौन करता है?
नरेंद्र मोदी के पुरखे बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी, राम जेठमलानी जी, यह आपका सच है। आपने कहा और आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया यह बिल? कांग्रेस ने यह बिल किया। 2010 में हमने यह बिल राज्यसभा में, जहां पर हमारे पास नंबर थे, हमने पारित कराया। हमने यह बिल पारित कराया, लेकिन लोकसभा में हमारी घटक दल की सरकार थी, वहां पारित नहीं हो पाया। यह बिल एबियंस में था, इस बिल को आप तुरंत रिवाइव कर सकते थे। राहुल जी ने आपको चिट्ठी लिखी थी, आपके पास 2014 और 19 में प्रचंड बहुमत था। अगर आप महिला आरक्षण ले आते और 543 में महिलाओं को आरक्षण देते, तो आज दो लोकसभा 19 और 24 में 33% महिलाएं होती। सारे राज्यों के चुनाव उसके बाद हुए, हर विधानसभा में महिलाएं होती, महिलाओं की तूती बोलती। तो इधर उधर की बात मत कीजिए। असलियत यह है कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था, और क्योंकि आप महिला आरक्षण पर सच सुनना ही चाहते हैं, तो आपकी कलई थोड़ी और खोलते हैं। आपने यकाएक 3 बिल लिंक करके प्रस्तुत किए। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। यह असलियत है। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके होते, और पूरा विपक्ष आपके साथ होता। मैं तो कह रही हूं, अभी भी मौका नहीं चूका है। 543 की वो आम की टोकरी लाइए, 181 आम महिलाओं को दीजिए। ये उनका हक है, ये किसी पुरुष का हक वो मार नहीं रही है। इससे पहले कि मैं परिसीमन पर बात करूं, आपकी कलई और खुली, और इसलिए और खुली क्योंकि आपने कोई आम राय नहीं बनाई। 3 चिट्ठियां आपको लिखी गई, 29 अप्रैल के बाद मीटिंग कर लो। लेकिन माय वे और द हाईवे, तुगलकी फरमान आपका, नहीं जी हम तो अभी करेंगे, मुंह की खाई आपने। और महिला आरक्षण नहीं हारा है, मैं फिर कहूंगी, आपका परिसीमन जो आप थोपना चाहते थे इस देश पर, वो हारा है। आप कितने पिछड़ी महिलाओं के विरोधी हैं, इस बार ये देश ने वो भी देख लिया। आप अपने आप को किसी भी जाति का कहते रहिए, अरे आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले 12 साल मुख्यमंत्री थे, उसके पहले विदेशों की यात्रा, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, भगवान जाने कहां कहां घूमते थे। अब यह अलग बात है कि उस समय आप कहते थे कि मैं बड़ा गरीब था, ईश्वर देश में सबको ऐसी गुर्बत दे कि अमेरिका में बैठकर मैं अपनी कहानी सुनाऊं कि मैं कितना गरीब था। तो आपने तो सत्ता का खूब सुख भोगा है, खूब सुख भोगा है। चकाचक 15 लाख का सूट पहना है, अपना नाम का कड़ा हुआ, मोबला का पेन, प्राडा के चश्मे। अरे आपने क्या सुख नहीं भोगा? पिछड़ी जाति की महिलाओं से आपको क्या बैर है? यह सच है कि अगर महिला आरक्षण की बात कास्ट सेंसस के बाद होगी, तो पिछड़ी महिलाओं को आपको नाक रगड़ के आरक्षण देना पड़ेगा। देख लीजिए ना तेलंगाना और बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े, 70-75% ओबीसी पॉपुलेशन है, कैसे आप उनको नहीं दीजिएगा? और असलियत यह भी है कि आपने कास्ट सेंसस भी बड़ी मजबूरी में माना। आप मानना थोड़ी चाहते थे। क्या यह सच नहीं है कि सितंबर 2021 में आपकी सरकार ने लिखित एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई कास्ट सेंसस का प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2021 में सदन में आपकी मंत्री रक्षा कांसे पाटिल जी ने बोला कोई प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2024 के चुनाव के दौरान जब आप धड़ाधड़ टीवी पर इंटरव्यू देकर अपने मन की बात कर रहे थे और इधर से आपसे सवाल ही नहीं पूछे जा रहे थे, आप आम कैसे काटते हैं, खाते हैं, चूस कर या काट कर, टॉनिक वगैरह लेते हैं कि नहीं, जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, उस एक इंटरव्यू में आपने 25 अप्रैल 2024 को कहा, जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग अर्बन नक्सल का सबूत है।
और फिर 28 अप्रैल को भला हो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, आपको नाक रगड़ के 28 अप्रैल 2025 ठीक एक साल बाद आपको जातिगत जनगणना की मांग माननी पड़ी और अब जनगणना हो रही है। तो आ जाने दीजिए ना आंकड़े। आप ही के मंत्री कह रहे हैं ये सब डिजिटल है, जल्दी जल्दी आएगा, तो आने दीजिए ना। मार्च 2027 में आंकड़े आ जाएंगे, तब करिए। दीजिए महिलाओं को आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। उनको आप आरक्षण नहीं देंगे क्योंकि आपको किसी भी महिला को आरक्षण देने की मंशा नहीं है। आपने एक और बात की, आपने एक और झूठ बोला परिसीमन को लेकर। कल आपने बोला हम तो तैयार थे, प्रपोर्शन में सीटें बढ़ती, 50% बढ़ाने वाले थे। यह बात आप टीवी पर कह रहे हैं और अमित शाह रैली में कह रहे हैं। जो कानून आया था उसमें यह बात क्यों नहीं लिखी थी? क्यों नहीं आपने यह बात लिखी? आपसे समझदार लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने माना कि इस बात को मत कुरे दिए। मैं एक आंकड़े के साथ आपको बता देती हूं, 50% भी बढ़ेगा तो क्या होगा। केरला की 20 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 80 हैं। अभी केरला और उत्तर प्रदेश में 60 सीटों का अंतर है। 50% जो कानून का हिस्सा नहीं है, आप कह रहे हैं केरला की 30 हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की 120 हो जाएंगी, 60 का अंतर बढ़ के 90 हो जाएगा। इसीलिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन साउथ का 24.3% से घटकर 20% के आसपास आ जाएगा। और इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, छोटे राज्य, साउथ के दक्षिण के जो राज्य थे वो आशंकित थे, भयभीत थे और वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का सौतेला व्यवहार उनके साथ हो। आपने कहा हमारी बात मान लेते। आपकी कौन सी बात मान लेते? आपने तो गारंटी दी थी ना 15 लाख बैंक अकाउंट में डालने की, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आपकी गारंटी थी ना 2 करोड़ रोजगार हर साल बनेंगे, बेरोजगारों पर आप लाठी चला रहे हैं। आपने गारंटी दी थी ना कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, एक नहीं बनी। आपने गारंटी दी थी ना कि रुपया और डॉलर एक पर आ जाएगा, रुपया को 95 पहुंचा दिया, शतक लगवाने वाले हैं। आपने गारंटी दी थी ना कि पेट्रोल 40 पर बिकेगा, शतक लगवा दिया। आप तो किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी देकर बैठे हुए 2022 में, अभी तक नहीं हुई, 4 साल बीत गए। किसानों को अपने हाल पर छोड़ने का, जिस तरह से प्रदर्शन में 750 किसानों की मौत हुई, उसके जिम्मेदार आप हैं। तो आपकी किस गारंटी पर भरोसा किया जाए? एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर अपने लोगों से प्रदर्शन करा रहे हैं, सरकार प्रदर्शन कर रही है, बहुत बढ़िया। तो जब यह सरकार प्रदर्शन कर रही है तो सवाल तो यह भी उठेगा ना, सुनने में आ रहा है आप घर घर जाकर बताइएगा। मैं चाहती हूं कि आप घर घर जाइए, आप जाइए घर घर, क्योंकि इस देश की महिलाएं आपको बताएंगी कि कैसे आपने महंगाई से उनकी कमर तोड़ दी है। इस देश के लोग जो गांव से, जो शहर से गांव जाने को मजबूर हो गए एलपीजी क्राइसिस के चलते, वो बताएंगे आपने उनके साथ क्या किया। इस देश की महिलाएं बताएंगी कि कैसे रसोई गैस मिल नहीं रही, वो वापस चूल्हा फूंक रही हैं। 4-4 हजार में एक सिलेंडर मिल रहा है, ये देश की महिलाएं बताएंगी। आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि इस देश की महिलाएं और पुरुष जो 10,000 रुपए रोजगार महीने का कमा रहे हैं और उस पर गुजर बसर करने को मजबूर है। नोएडा में भी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखा था, फरीदाबाद, गुड़गांव, देश के तमाम हिस्सों में, जिनकी 10-10, 12-12 साल से तनख्वाह एक पैसा नहीं बढ़ी। 10,000 रुपए में दिल्ली शहर में रहना, व्यक्ति खाएगा क्या और कमाएगा क्या, बचाएगा क्या, ये अपने आप में सवाल है। वो बताएंगे आपको। आप जाइए घर घर। हम चाहते हैं कि आप घर घर जाइए और हम चाहते हैं कि वहां पर आप लोगों की बात सुनिए। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। आपने कहा कांग्रेस नेगेटिव है, कांग्रेस विरोध करती है। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी, विरोध आप करते थे। खाद्य सुरक्षा बिल हम लाए, विरोध आपने किया। हमारी स्कीमों का नाम बदलकर, नो फ्रिल्स अकाउंट का नाम बदलकर जनधन कर लेना आपका रिफॉर्म नहीं है। आधार हम लाए, आपने उस पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करी। आपने ऐसा कौन सा रिफॉर्म किया है पिछले 12 सालों में जिससे इस देश का भला हुआ हो? आपने तुगलकी फरमान लगाकर
नोटबंदी कर दी, आपने तुगलकी फरमान लगाकर लॉकडाउन लगा दिया, आपने तुगलकी फरमान लगाकर कहा कोई कमी ही नहीं है, देखिए एलपीजी की लाइन में लोग कैसे खड़े हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि आपने ऐसा क्या किया, और कांग्रेस को जब आप कोसते हैं तो यह बात जरूर पूछी जाएगी कि कांग्रेस ने जो ढांचा तैयार किया, जिस महिला आरक्षण की भी आज आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बनाई हुई नींव पर है। आप कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। और एक सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि 30 महीने बाद मोदी जी को महिला आरक्षण की क्या आन पड़ी? क्यों वो महिलाओं के खैरख्वाह दिखना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि महिलाएं सोचें कि वो उनके पक्षधर हैं? क्या इसका कारण जो उनके प्रशंसक रह चुके, जो उनके समर्थक रह चुके लोग जो उन पर लांछन लगा रहे हैं वो तो नहीं है? क्यों मजबूरी है यह साबित करने की कि मैं महिला विरोधी नहीं हूं? यह मैं आपके विवेक पर और जनता के विवेक पर छोड़ देती हूं। लेकिन परिसीमन की जहां तक बात है, मोदी जी पूरी तरह से समझ चुके हैं कि यह देश किसी भी कीमत पर अपना विभाजन नहीं होने देगा। इस देश ने देखा कि कैसे आपने जम्मू कश्मीर में, कैसे आपने असम में परिसीमन किया। काट छांट के किसी तरह से ऐसा परिसीमन करो कि भैया सत्ता में हम ही काबिज रहें। असम में और जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी लोकसभा क्षेत्र है, कहीं पर 8 लाख वोटर है, कहीं पर 25 लाख वोटर है, कहीं पर 6 असेंबली है लोकसभा में, कहीं पर 12-15 असेंबली है। यह परिसीमन होता है, इसको जेरीमैंडरिंग कहते हैं। और यह जानबूझकर काट छांट कर इधर से जोड़ो, उधर से तोड़ो, उधर से निकालो, यह कोशिश है आपकी यह करने की, और इसलिए यह देश इस पर कतई तैयार नहीं होगा। मैं मोदी जी की एक और बात पर वापस जाना चाहती हूं। जब वो कांग्रेस को कोसते हैं तो वो कोसते कोसते कहते हैं कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने का विरोध करती है। नरेंद्र मोदी जी, 4 से 14 के बीच में 10 साल कांग्रेस पार्टी ने 88,000 से ज्यादा घुसपैठियों को निकाला। आपका रिकॉर्ड 5,000 है। 12 साल से सत्ता में 5,000 लोगों को निकाला है। और एक बात बताइए, यहां पर आपको कितने घुसपैठिए मिले? बिहार में, दिल्ली में, बंगाल में, असम में कितने घुसपैठिए आपको मिले? आपने कहा कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध करती है। बिल्कुल करते हैं, डटकर करते हैं, फख्र के साथ करते हैं, क्योंकि यह देश के लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या का सवाल है। आप मनमाने ढंग से लोगों के नाम काट रहे हैं, जिनकी पुश्तों को इस देश में दफन कर दिया गया, आप उनके नाम काट रहे हैं। आप जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके नाम काट रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे नहीं और क्यों नहीं विरोध करेगी? आप वोट चोरी करेंगे और कांग्रेस मूक दर्शक बनी रहेगी। आंकड़ों के साथ राहुल गांधी जी ने साबित किया है कैसे मधेपुरा से लेकर आलंद और फिर हरियाणा तक, महाराष्ट्र में भी वोट चोरी का काम आपने किया। और एक बड़ी कमाल की बात है, इससे ज्यादा कमाल तो दूसरा कुछ है ही नहीं। मोदी जी ने कल फ्रस्ट्रेट होकर बिल्कुल कहा, कुछ भी करो कांग्रेस पार्टी बवंडर मचा देती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, पूरा का पूरा मीडिया आपके अंगूठे के नीचे, सारी संस्थाओं पर आपका कब्जा, वोट चोरी में हर तरह की मदद चुनाव आयोग आपकी कर रहा है। और उसके बावजूद, और यह भी नहीं, सोशल मीडिया पर आपसे कोई सवाल पूछ दे, आपको कोई आईना दिखा दे, उनको गिरफ्तार करने का काम आप करेंगे, उसका हैंडल बंद करने का, चैनल बंद करने का काम आप करेंगे। और फिर कांग्रेस बवंडर मचा रही है। मुझे फक्र है कांग्रेस पार्टी पर, और यही हमारा इतिहास है। जब ब्रिटानिया हुकूमत भी हमें इस तरह से प्रताड़ित करती थी, हमारा दमन करती थी, हमने उनको इस देश से खदेड़ कर ही दम लिया। यह दम है कांग्रेस पार्टी का, यह दम है एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कि आपके गलत को हम बिल्कुल गलत ठहराएंगे।
मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूं, और यह बात कल से बार बार मन में आ रही है। जो सदन में हुआ, जिस तरह से महिला आरक्षण के पीछे छिपकर नरेंद्र मोदी घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 29 मिनट का भाषण हुआ, महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, महिला सम्मान से इनका लेना देना ही नहीं है। एक बात साफ है, अब जब मैं मोदी जी को बोलते हुए देखती हूं या सुनती हूं, तो मुझे एक बहुत थका हुआ, हारा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है। एक वो व्यक्ति दिखता है जिसको आइडिया ही नहीं है कि उसके पैरों के तले से जमीन कब की खिसक चुकी है, उसका जनाधार से कोई संबंध ही नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखता है, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ऐसे चाटुकारों से घिरा हुआ है जो उसको सच ही नहीं बता पा रहे हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो देश समझ रहा है। ये तो वही बात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। आज नरेंद्र मोदी उस राजा की तरह हैं जिसको कोई सच बता ही नहीं पा रहा है। That's the reality. I will very briefly make a statement in English. I saw the Prime Minister speak for 29 minutes while he addressed the nation yesterday. He named the Congress party 58 times, which is once every 30 seconds. I like it. I like it because the Congress stands for the truth, the Congress stands for all the people in this country, and which is why it is very important that the Prime Minister remembers that the Congress will checkmate him, will keep him in check, will rein him in. It tells you how frustrated he is. It tells you how miscalculated his gamble and his adventure was. It tells you that Mr. Modi was caught with his hand in the cookie jar because the issue was not of women reservation. The issue was flawed and undemocratic delimitation and his attempt to walk away from the caste census. I'm going to put a picture right behind you. This is a picture. This picture has Mr. Modi, and he has a basket full of 543 mangoes. When a woman walks up to him and asks for mangoes, the Prime Minister says, no, I cannot give you mangoes from this, even though they are kept here. I will first plant this tree. When it will bear mangoes, then I will give you. So when this 543 becomes 850, only then will I give you mangoes. Otherwise, I won't give you mangoes. That's the story. Mr. Narendra Modi himself is the biggest impediment, is stalling women's reservation single-handedly. Because the opposition has said it in absolutely clear terms. Bring women's reservation on 543 Lok Sabha seats tomorrow in the House and we will support you. No if, no but. 543 Lok Sabha seats, we will help you reserve 181 out of them for women. If you are true about it, if you're honest about it, bring it. But he will not. Because this has never been about women's reservation. The reality is that the women's reservation bill that was passed unanimously on the 21st of September 2023 was notified by this government. On the 16th of April 2026 at 9:55 p.m., the debate to amend that amendment had begun, and after that the notification happened. That's the seriousness on women's reservation. And how dare the Prime Minister speak about women's respect? He's the same Prime Minister who calls a married woman 50 crore girlfriend. He's the same Prime Minister who calls a respected political leader somebody who's bearing the loss of her martyred husband, Congress's widow. He's the same Prime Minister who goes to Bengal and heckles a democratically elected Chief Minister. He's the same Prime Minister who keeps quiet when crime against women happen. He's the same Prime Minister who says
if you put a picture of a woman on a pickle box, that will sell more. He's the same Prime Minister who uses the words like Mujra and Mangal Sutra from the stage. He's the same Prime Minister who keeps quiet when women are molested and raped in Manipur, when a girl is molested and raped in Hathras, Unnao, Lakhimpur. He stands with the perpetrator of the crime constantly. Whether it's Prajwal Ravanna or Brij Bhushan or Kuldeep Singh Sengar, he constantly stands with perpetrators of those crimes. He's the same Prime Minister who keeps quiet when those who killed and raped in the Bilkis Bano case are released, are felicitated. He's the same Prime Minister who keeps quiet when Ankita Bhandari is brutally murdered and entire Uttarakhand is out on the streets. He's the same Prime Minister who keeps quiet when our most decorated athletes are pushed and shoved on the streets of New Delhi, 500 meters away from where he lives and works. He's the same Prime Minister who keeps quiet and supports Jeffrey Epstein's friend Hardeep Puri in his cabinet, and keeps quiet when allegations are raised that he was also taking advice from Jeffrey Epstein. This is the Prime Minister. So you really think that the Prime Minister believes in women's empowerment and women's respect and all of that? When he says women do not forget being disrespected, yes, they don't. They will not forget any of those things that I have mentioned. But I do understand his frustration. This is the first time he's seen a loss like that, a loss of face. His bill has been defeated. This is the first time, by the way, since 1990 that a constitutional amendment bill has been defeated in the Lok Sabha, and the first in 2002, the Pota bill, which was defeated in the Rajya Sabha. But what does the Prime Minister do? Instead of pushing the women's reservation, like we are saying, he tries to hide behind it. Do you think the country doesn't understand that you were trying to bring in a flawed, undemocratic delimitation? You think people don't understand that you agreed to cast census under a lot of duress and pressure, but you really don't want to do it? You think the country doesn't understand that the 50% proportionate increase in seats was not a part of the bill? Why should the country trust you? You said the country should trust me. The country trusted you. 15 lakhs in every account, 2 crore jobs every year, 100 smart cities, rupee and dollar being of the same value, petrol coming down to 42 a litre, farmers' income doubling. The people trusted you. But they turned out to be colossal jumlas. So why should people trust you? You think people will trust you? Because in 2021, you told the Supreme Court, your government told the Supreme Court, there will be no caste census. Your minister, Raksha Patil Khanse, told Parliament, there is no plan of a caste census. You told a television channel on the 25th of April, 2024, that caste census is an urban Naxal demand. And yet, a year later, thanks to Rahul Gandhi, on the 28th of April, 2025, you agreed to a caste census. But you don't want that census to be a part of the women's reservation bill decision? You don't want OBC women to get their rightful place? You don't think OBC women deserve to be in parliament? Haven't you seen the astounding numbers of OBC population both in the Telangana and the Bihar caste survey? What are you shying away from? And how long will you continue to push these false, baseless narratives? And the reality is that when you stage a protest against your bill being defeated, you are forcing the country to look into your history. This women's reservation stands tall on the foundation laid by the Congress party with the 73rd and the 74th Amendment, which ensured reservation for women in local body elections, which is how we have 15 lakh elected women representatives. And guess who are the people who voted against this bill when Rajiv Ji tabled it for the first time in 1989? The tallest luminaries of the BJP, Atal Bihari Vajpayee Ji, Lal Krishna Advani Ji, Jaswant Singh Ji, Ram Jethmalani Ji. So that's your reality. The reality is that when you say, we will go to every household, I want you to go to every household. Because women should be able to tell you how they are reeling under high prices.
Women should be able to tell you the acute LPG shortage. Men should be able to tell you that they've been forced to leave cities and go back to villages. You must go to every household to find out how workers in Noida, in Faridabad, in Gurgaon, in various parts of the country are forced to live at a meager wage of 10,000 rupees a month, and that has remained the same for the last 10 to 12 years. Yes, you must go to every household in India to know the truth. The reality also is, you say the country should trust you. How does the country trust you? You have belied the expectations of this country over and over and over again. And the reality is, if you were serious about women's reservation, you could have brought it in right after 2014. You had an absolute majority government, both in 14 and in 19. We tried very hard in 2010. We got it passed in the Rajya Sabha. It could not be passed in the Lok Sabha because we did not have the numbers, but you did. That bill had not lapsed. What is stopping you from giving reservations to 1/3 women in the 543-member Lok Sabha? That's a question everybody wants to ask. The question that everybody wants to ask today is, why are you forced to suddenly project yourself as this emancipator of women, as somebody who wants to empower women? Is this because very, very serious allegations have been raised by people who were once very close to you, by people who once projected you, by people who once supported you, wrote paeans in your favor? Some very serious and some very damning allegations have been raised by them. Is that why you are forced to project yourself as this emancipator of women? And then let me go to the things that Mr. Modi has said on the Congress party. He says the Congress opposes for the sake of opposing. We wanted to bring in GST. You opposed it as the chief minister. We wanted to bring in food security. You opposed it. Only by renaming our schemes, the no-frills, zero balance accounts have been renamed Jan Dhan. We brought in Aadhaar. You want to take credit for it. In fact, you and your people opposed when computers were being brought into this country by Rajiv Ji. You really want to go down the dark hole of opposition. Give me one reform that has changed the face of this country or benefited the people in the last 12 years. I will only and very politely remind the people of this country how anti-women you are. Here is data from NCRB which talks about crime against women that has increased manifold, rapes against women have increased manifold. And let me give you your own track record. You have 240 members in the Lok Sabha, 31 women. Less than 13%, 12.9 to be precise. 13.6% is the average of this Lok Sabha. You have 1,654 MLAs all across the country, only 164 women MLAs. Less than 9.9%. You have MPs who face serious charges of rape and murder. You have 54 legislators across India, MPs and MLAs, who face grave charges of gang rape and murder. That's your reality. You really want to talk about the Congress party and what we oppose? Yes, we oppose SIR because we will not let you do vote chori. Yes, we oppose the way you are denying people their right, their simple democratic right to vote, and we will oppose it tooth and nail. We have opposed it with data. Rahul ji has put forward before this country, Madhepura, Aland, Haryana, Maharashtra, state after state, how you have systematically gone and eroded the right of people to vote. You want to talk about infiltrators? Let's talk about infiltrators. In the 10 years of our government, between 2004 to 14, we drove away 88,000 infiltrators. How many have you driven away? 5,000. How many infiltrators have you found in Bengal and in Bihar and in Delhi and in wherever else elections happen? So people are sick and tired of your empty promises and jumlas. You think people have not realized the kind of delimitation you tried to do in Assam and in Jammu Kashmir? You think people don't realize that there are constituencies which have 8 lakh voters and some that have 25 lakh voters? You think people don't realize there are Lok Sabha constituencies with 6 assemblies and then those with 12 and 15? You think people don't realize this is nothing but a desperate attempt to somehow cut gerrymander constituencies to stay in power? You think women of this country are so foolish that they don't realize you are hiding behind them
to push through a flawed delimitation and to walk away from caste census? You think women have forgotten? Women haven't forgotten. People of this country realize what you're doing. And in the end, I will only want to say, the emperor is naked. There is nobody to tell him that. The emperor looks tired, he looks frustrated, but nobody is willing to speak truth to power within the BJP. You speak to people from the BJP off the record, and they will tell you this was political harakiri. The Prime Minister doesn't seem to know what he has done because the Prime Minister has lost his connection with the people. He doesn't know the ground from beneath his feet has shifted a long time back.